हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस का सेट देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप बिहार दरोगा मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी अपकमिंग एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई किसके अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर। और बात कर ले कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने कि कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और उसमें जो पढ़ाई का माध्यम रखा वो अंग्रेजी भाषा को रखा। तो इस तरह से 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब भारत के गवर्नर जनरल बने? तो इनको कब बनाया गया था? तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय ही बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल पद को ही भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये बन गए भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो आप इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने सबसे ज्यादा विद्रोह जो किया था अंग्रेजों का। वैसे तो राजपूतों ने, मुगलों ने और सिखों ने सबने किया था, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किसी ने विद्रोह किया था तो वो मराठों के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों का। अब देखिए, बाजीराव द्वितीय जो थे, जो कि अंतिम पेशवा राघोआ का पुत्र थे और उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से ही वो पेशवा बने थे। कौन? बाजीराव द्वितीय। और मराठों की पतन की बात करें तो सर्वाधिक योगदान ये जो शासक थे बाजीराव द्वितीय, ये जो पेशवा थे, इनका ही हाथ रहा मराठों को खत्म करने में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार भी यही थे। कौन? बाजीराव द्वितीय। तो आप याद रखेंगे कि बाजीराव द्वितीय के बाद मराठों का बिल्कुल ही पतन हो गया और स्वीकार सहायक संधि को, जो कि कब आया था सहायक संधि, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि हम 2 दिनों से ये सब डिस्कस किए हैं। तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि सहायक संधि को स्वीकार कब किया गया था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक जो था वो बाजीराव द्वितीय ही था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसके तहत किसको खत्म कर दिया? सती प्रथा को खत्म कर दिया। और सती प्रथा के साथ साथ ही एक ठगी प्रथा भी था, उसको भी इन्होंने ही समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1830 ईस्वी में एक कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी जो कि देवी काली की पूजा करते थे, तो ये प्रथा भी खत्म हो गई और सती प्रथा को भी खत्म किया 1829 ईस्वी में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, तो ये उस समय जो मुगल का शासक था 1757 ईस्वी में, ये कौन था? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय जो थे वो कब? 1757, जो कि 23 जून 1757 को जब पलासी का लड़ाई हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट थे। कौन? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इस युद्ध में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस युद्ध को, प्लासी का युद्ध को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में कौन था? मतलब रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये लोग काम कर रहे थे, तो इनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जो था, जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बना कंपनी के नेतृत्व में। ये लोग दोनों ही कंपनी के लिए काम करते थे
और जो हेस्टिंगस था उन्होंने मुर्शिदाबाद से अपना जो इनका वित्तीय राजधानी थी उसको कोलकाता बनाया था। किसने? हेस्टिंगस ने। वारेन हेस्टिंगस ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। कब किया था द्वैत शासन को खत्म? बंगाल का जो द्वैत शासन था तो उसको 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो उत्तराधिकारी बना ईस्ट इंडिया कंपनी का वो वारेन हेस्टिंगस को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, तो ये घटना जो हुई थी ये कहाँ घटी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये घटना कोलकाता में घटी थी। कहाँ पर? कोलकाता में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। ये जो काल कोठरी की घटना थी वो कब हुआ था? 20 जून 1756 को। और इसमें जो नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का उस समय का नवाब था, कब? 1756 में। तो इन्होंने क्या किया था कि एक छोटा सा कमरा में 146 लोगों को बंद कर दिया था और सुबह में अगले दिन ही सुबह देखा तो सिर्फ उसमें से कितने लोग बचे थे? सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो इस घटना को ही काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। तो आप इसका डेट भी आप याद रखेंगे, 20 जून 1756। ये पलासी के युद्ध से पहले हुआ था काल कोठरी की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। वारेन हेस्टिंगस ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए सबसे पहला मदरसा भी स्थापित किया था। किसने? वारेन हेस्टिंगस ने ही। तो वारेन हेस्टिंगस ने कब किया था मदरसे की स्थापना? 1781 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो आप याद रखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंगस के द्वारा लगाया गया था। और आप यदि इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और देखिए हम कल से आपके लिए, आप सबों के लिए लुसेंट का जो रिवीजन होगा, रिवीजन वीडियोस लाएंगे, जिसमें कि आपको डेली 10 पेज देंगे पढ़ने के लिए। और आप लोग 10 पेज को पढ़ करके रेडी रखिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस जो देंगे उन 10 पेज में से ही देंगे। और आप उस क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देख करके अपना रिवीजन को कंप्लीट कीजिएगा कि आपने लुसेंट कितना अच्छे से पढ़ा है। तो आप उस वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह जो कि एक राजा थे, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा को किससे प्राप्त किया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाह शुजा से उन्होंने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह किससे प्राप्त किए थे कोहिनूर हीरा? शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? किस सिख गुरु ने राजकुमार जो खुसरो थे, जो कि एक विद्रोही राजकुमार थे, तो इनकी सहायता किसने की थी? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे, यदि आपको नाम पता होगा तो आप जरूर जान जाएंगे कि 5वें गुरु कौन थे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी और जिसके कारण ही उनको जहांगीर ने, जो कि अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, उन्होंने क्या किया था? तो 1606 ईस्वी में इनको मरवा दिया था। किसको? सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें गुरु नानक जी के जीवनी के बारे में भी बताया है। उनकी जो प्रेरणादायी कविताएं थी उनको उसमें संकलित किया है। किसमें? आदि ग्रंथ में, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मतलब कि कौन सा जो शासक था, कौन सा जो नवाब था, उसने अपने मुर्शिदाबाद में जो उसकी राजधानी थी उसको मुंगेर, जिसको मुगदलपुर के नाम से भी जानते थे, वहां पर स्थानांतरित कर दिया था, उसको बना लिया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। मीर जाफर ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर मुंगेर बना लिया था। मीर जाफर जो कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहा जाता है, सॉरी मीर कासिम जो था, सॉरी यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम जो था उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को बना लिया था। और मीर जाफर जो कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहलाता था, तो मीर जाफर को 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने हटा करके इनके दामाद जो थे, मीर जाफर के दामाद कौन थे? मीर कासिम, तो इनको
वहाँ का नवाब बनाया था, बंगाल का नवाब। और इन्होंने जैसे ही नवाब बना तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर जो कि मुगदलपुर के भी नाम से कहीं कहीं आपको देखने मिल सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये कौन था? तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है? वो नंदेड़ जो गुरुद्वारा है उसमें किसकी समाधि है जिसके कारण सिखों के द्वारा ये सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है? तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ है, बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। तो इनकी जो समाधि है वो नंदेड़ गुरुद्वारा में स्थित है, जिसके कारण सिखों के द्वारा सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है नंदेड़ गुरुद्वारा को। क्योंकि देखिए नंदेड़ गुरुद्वारा जो है वहां पर गुल खां नामक एक पठान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो वहां पर जो गुरुद्वारा बना है नंदेड़ गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, और ये वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था? बक्सर का युद्ध तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और उस समय आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था। और यह जो युद्ध लड़ा गया था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, यह युद्ध था अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को भी अंग्रेजों ने जीत लिया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया था। तो आप इन सबको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रीटर को। कार्ल रीटर जिन्हें मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। कार्ल रीटर के अनुसार भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य के जो सारे काम होते हैं वो पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो स्वेच्छापूर्वक इसमें कुछ भी करने की जो स्वतंत्रता होती है वो बहुत ही कम होती है। ये किसके अनुसार है? कार्ल रीटर ने ऐसा बताया था। और भूगोल के जनक की बात कर लें, ये तो मानव भूगोल का संस्थापक माने जाते हैं कार्ल रीटर, जबकि भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। तो आप उसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते रहते हैं, उनका जो वेग होता है क्या होता है? तो वेग जो होगा कब अधिकतम होता है? जब वो सूर्य से सबसे नजदीक आते हैं। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे नजदीक आता है तो उसका जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा होता है। आपको याद रखना है कि जैसे ही ग्रह जो होते हैं सूर्य के नजदीक आते हैं तो उनका जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पार्थिव ग्रह। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्थिव ग्रह जो होता है वो क्या होता है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 होती है। और ये जो होता है ये पृथ्वी की तरह ही सदृश होते हैं। तो ये सभी जो ग्रह हैं पृथ्वी की तरह सदृश होते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो ये कितनी है? इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। तो ये 4 हैं पार्थिव ग्रह, आपको याद रखना है। और आकार के अनुसार यदि बात कर लें तो पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आ गया कि आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां। और सबसे बड़े ग्रह की बात करें आकार के अकॉर्डिंग तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, और सबसे छोटा ग्रह होता है कौन? बुध। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्यों सूर्य हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है? तो इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य जो है हमेशा ही पूरब से निकलता है। तो पृथ्वी जो होती है किससे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, जब इसके कारण ही सूर्य जो होता है हमेशा पूरब से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी इन्होंने। और कोपरनिकस ने सबसे पहले यह दर्शाया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा जितने भी ग्रह हैं इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपके लिए यहाँ पर उपसौर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उपसौर आखिर क्या होता है, पेरिहेलियन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, बहुत नजदीक होती है, तो उस दिन को ही हम लोग उपसौर बोलते हैं। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति होती है वो कब होती है? तो जनवरी महीने में होती है। और कब? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो आपने सुना होगा उपसौर और अपसौर। तो अपसौर में जस्ट उपसौर का अपोजिट हो जाएगा। जब पृथ्वी जो होगी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होगी तो उस समय अपसौर की घटना होगी, नजदीक होगी तो उपसौर की घटना होगी जो कि 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो होती है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। और 4 जुलाई की यदि बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है पृथ्वी सूर्य से। और 3 जनवरी के दिन सबसे पास होती है, जबकि उस समय की दूरी जो होती है 14.70 किलोमीटर होती है। तो अप्रॉक्स आप 15 किलोमीटर की दूरी मान सकते हैं। तो सबसे जब नजदीक होता है सूर्य से पृथ्वी 3 जनवरी को, तो उस दिन 15 किलोमीटर की दूरी पर होती है। जबकि जब सबसे ज्यादा दूर होती है तो उस दिन कितना दूरी होता है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और वो कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। तो 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 जनवरी उपसौर, 4 जुलाई अपसौर। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान भेजा था? गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान किसके लिए भेजा गया था? तो कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गैलीलियो नामक का अंतरिक्षयान भेजा गया था। बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह की एक जो उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। और मैगलन अभियान भी बृहस्पति ग्रह से ही संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि मैगलन अभियान भी जो था वो किस ग्रह से था? तो ये भी बृहस्पति ग्रह से है। जबकि गैलीलियो नामक जो अंतरिक्षयान भेजा गया था वो भी बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए ही भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है। मंगल ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और लाल दिखाई देने का क्या कारण है? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह का रंग जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह पर पर्यावरण जो है जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है, जैसे पृथ्वी पर है। और मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर वो भी 25 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? इसमें से कौन सा जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। यूरेनस जो है वो सबसे ज्यादा ग्रहों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस जो कि आकार में कैसा होता है? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और ये जो है यूरेनस जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। आप इसे याद रखेंगे कि ये दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लेकिन यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस अपने धुरी पर इतना लेटा हुआ है, सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे ये लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसलिए ही इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लें तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह, यूरेनस को हिंदी में अरुण बोलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किस में होती है?
आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है वो किस में होती है, तो विकासशील देशों में होती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक विकास की दृष्टि से यदि हम भारत को देखें तो इसकी जो गिनती होती है वो विकासशील देशों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और राज्य अर्थव्यवस्था भी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। राज्य अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें कि जो सभी फैसले होते हैं, जिसमें कि उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का जो निर्धारण होता है कि कितना उसका कीमत बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ये वहाँ के उस राष्ट्र के सरकार के पास होता है, तो इसको बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। जो पूंजीपति लोग होते हैं वही निर्धारण करते हैं कि हमें वस्तुओं को कितना में बेचना है, कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, कितने मात्रा में बेचना है, ये सभी पूंजीपतियों के हाथ में होता है। तो इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं पूंजीपति अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था। तो जिस राष्ट्र में ये दोनों अर्थव्यवस्था पाया जाता है उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं विद्यमान है, तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी बेरोजगारी सर्वाधिक है। भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सर्वाधिक है। ऐसे तो यहाँ पर घर्षणात्मक, तकनीकी और चक्रीय बेरोजगारी भी विद्यमान है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और जारी कौन करता है। भारत का जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कौन इकट्ठा करता है और उसको प्रकाशित करता है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित और इकट्ठा किया जाता है, तो NSSO के द्वारा प्रकाशित और जारी किया जाता है। जारी और इसको एकत्रित किया जाता है। तो NSSO जो कि आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और NSSO जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी प्रोग्राम मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है NSSO, जो कि भारत के बेरोजगारी के आंकड़े को कलेक्ट करता है और उसको फिर प्रकाशित करता है, जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल जो है वो कहाँ बनाया गया है, रामेश्वरम में बनाया गया है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल रामेश्वरम में स्थित है। और भारतीय रेलवे जो कि अरब सागर में रामेश्वरम को भारत के जो मुख्य भूमि है उससे जोड़ने के लिए देश के पहले ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल का निर्माण करेगी। कौन करेगी, भारतीय रेलवे के द्वारा ये ऊर्ध्वाधर पुल को रामेश्वरम में जो अरब सागर में पड़ता है वहां पर निर्माण करेगी। और ये जो है जहाजों और स्टीमरों के बिना किसी रुकावट को गुजरने देगी। मौजूदा जो इस समय का जो पुल है जो कि 104 साल पुराना है, पंबन पुल, उसकी जगह लेगा कौन, वो जो ऊर्ध्वाधर पुल रामेश्वरम में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर पुल, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल रामेश्वरम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र के अरबपति स्वयंसेवक बन गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अरबपति है जो विश्व में सबसे कम उम्र का है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइली जेनर। काइली जेनर जो कि सबसे कम उम्र की विश्व की प्रथम अरबपति बन गई हैं, जिनका उम्र कितना है, तो 21 वर्ष है। इनका उम्र कितना है, 21 वर्ष है। और इनसे पहले बात करें तो जो अरबपति बने थे सबसे कम उम्र में वो थे फेसबुक के जो निर्माता हैं मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने सबसे कम उम्र में अरबपति बने थे, कितने साल में, 23 वर्ष में। वो कितने साल में बने थे, 23 वर्ष में। जबकि काइली जेनर जो कि अमेरिका के हैं और ये क्या है, एक कॉस्मेटिक, एक बिजनेस वुमेन है, तो ये 21 वर्ष में बन गई हैं अरबपति। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो सबसे कम उम्र की अरबपति हैं वो काइली जेनर हैं और इनसे पहले मार्क जुकरबर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे बनी होती है। शुष्क बर्फ जो होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क जो बर्फ होता है वो किससे बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। शुष्क बर्फ का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, तो शीतलन प्रयोजन के लिए किया जाता है।
और शुष्क बर्फ जो होता है वो सीधे गैसीय अवस्था से ही सीधे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर जो कि एक मिश्र धातु है, उसमें कौन कौन सी धातु विद्यमान होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें निकेल होता है, निकेल जो कि कितने परसेंट होता है, 20% निकेल पाया जाता है। फिर जिंक पाया जाता है, वो कितना परसेंट, वो भी 20%, जबकि कॉपर 60%। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20% और 60%। तो जर्मन सिल्वर निकेल, जिंक और कॉपर का एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर जो कि कठोर और संचारक प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Mg2O हो जाएगा इसका सही आंसर, मैग्नीशियम परऑक्साइड। मैग्नीशियम परऑक्साइड एक गंधहीन पाउडर होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं होता है। और यह जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला करके बनाया जाता है। किसके साथ, H2O2 के साथ जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला देते हैं MgO को, तो इससे बनता है हमारा मैग्नीशियम परऑक्साइड। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है किससे बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाया जाता है मैग्नीशियम परऑक्साइड को। और इसका उपयोग जो होता है कृषि में, पर्यावरण उद्योग में और भूजल प्रदूषण जो होता है, जो भूमिगत जल होता है उसके प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड अपघटन के बारे में कौन सा कथन सही है। बॉन्ड डिकम्पोजिशन जो होता है उससे कौन सा जो कथन है वो सही है। तो बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, ऊर्जा का जरूरत होता है। तो उस समय ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, ऊर्जा का जरूरत होता है, कंजम्पशन होता है, मतलब ऊर्जा अवशोषित होता है। उस समय जब हम लोग बॉन्ड का अपघटन करते हैं तब हमारा ऊर्जा होता है और वो अवशोषित होता है, ऊर्जा की हमें आपूर्ति करनी होती है। बॉन्डों को तोड़ने के लिए बिल्कुल हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड अपघटन के लिए ऊर्जा अवशोषित करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधों में कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पौधे में जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधा जो बदलता है वो किसके कारण से बदलता है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण पौधे जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब क्लोरोफिल कैसे बदलता है, तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जाइलम की बात कर लें तो जाइलम जो ऊतक होता है वो जड़ों से तनों तक, तनों और पत्तियों के बीच में पानी को पहुंचाता है जाइलम। और स्टोमाटा की बात कर लें तो स्टोमाटा एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मॉर्फिन जो एक दवा है तो उसका किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो दर्द निवारण के रूप में यूज किया जाता है। ये पेन किलर के रूप में मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन जो कि किससे पाया जाता है, तो खसखस के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। खसखस जो कि एंजियोस्पर्म पौधा होता है जिससे कि हीरोइन भी बनाया जाता है। और मॉर्फिन जो है वो किसको प्रभावित करता है, तो हमारे सीधे केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। मॉर्फिन यदि आप ज़्यादा डोज में लेते हैं तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली कहाँ स्थित होगा। भारत का जो पहला जिला शीतलन प्रणाली जो लगाया जाएगा वो कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में लगाया जाएगा। किस जिला में, अमरावती जिला में जिला शीतलन प्रणाली लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि अमरावती में स्थित होगा, अभी है नहीं, तो ये जो होगा कहाँ पर, वहीं पर जिला शीतलन प्रणाली को लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात UAE स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शीतलन प्रदाता के साथ 30 साल की छूट में दर्ज किया है, 30 साल की छूट दर्ज किया है। अमरावती में जिला शीतलन प्रणाली के लिए नेशन सेंट्रल कूलिंग कंपनी टैब्रेस्ट के बीच ये समझौता हुआ है, जिसके तहत जो अमरावती में जिला शीतलन प्रणाली की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा, टैब्रेस्ट के द्वारा। टैब्रेस्ट कंपनी इसको स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला ब्लू बर्ड लॉन्च किया है। तो किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पहला ब्लू बर्ड लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स गणराज्य जो है उसके द्वारा दुनिया का पहला ब्लू बर्ड लॉन्च किया जाएगा। अब ब्लू बर्ड क्या होता है, तो ये एक वित्तीय उपकरण है जो कि टिकाऊ समुद्री और मत्स्य जो परियोजना होते हैं
उसके समर्थन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड किसके लिए किया गया है? तो ये एक वित्तीय उपकरण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो समुद्री और मत्स्य परियोजनाएं हैं उसको समर्थन देने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है ब्लू बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर भारत कब तक जो है प्रतिबंध लगा देगा? तो किस वर्ष लगाया जाएगा? तो ये 2022 तक लगाने की घोषणा हुई है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो उस दिन ही ये घोषणा किया गया है कि भारत जो है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जीन संपादित बच्चे बनाने का दावा किया है? तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश चीन बन गया है। बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। चीन ने ये दावा किया है कि उसने दुनिया का सबसे पहला जीन संपादित बच्चा को पैदा किया है। चीन के वैज्ञानिक जियान कुई ने ये दावा किया है कि इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिक रूप से संपादित बच्चे पैदा किए हैं, और ये जो है इस तरह से बच्चे पैदा करना अधिकांश देशों में क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जबकि चीन MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, MS ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हिंदी में प्रयोग बोलते हैं और इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में उपयोग होता है, MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुंभ मेले को यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया है? कुंभ मेला जो कि भारत में होता है, तो इसको जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 2017 में। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल अमूर्त संस्कृति विरासत की बात करें तो कितने हैं? तो वर्तमान समय में अभी 13 अमूर्त विरासत सूची है जिनको कि यूनेस्को में जोड़ा जा चुका है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। तो 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।